राहुल गांधी बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। राहुल इस दौरान पीएम मोदी के लिए तू तड़ाक तरह की शब्दों और भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन राहुल के कार्यकर्ता पीएम मोदी के लिए क्या क्या बोल रहे हैं, इसके सबूत सामने आए हैं। बिहार के दरभंगा में राहुल की यात्रा के दौरान पीएम मोदी को गाली दी गई, अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। दरभंगा के अतरबेल में रैली के दौरान पीएम मोदी को अपशब्द कहे गए। रैली के मंच से मोदी को भद्दी भद्दी गालियां दी गई। ये रैली यूथ कांग्रेस से जुड़े मोहम्मद नौशाद ने करवाई थी। नौशाद ने जो कहा, जिन शब्दों का इस्तेमाल दिया, वो हम आपको सुना तक नहीं सकते। सबसे पहले सुनिए राहुल के मंच से मोदी को क्या क्या कहा गया। राहुल प्रियंका जिंदाबाद, राहुल प्रियंका जिंदाबाद, भाई जिंदाबाद, भाई जिंदाबाद, भाई जिंदाबाद। मोदी है जो सुना आपने, तस्वीरें देख रहे हैं। कांग्रेस का मंच है ये, जहां से प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया, गालियां उन्हें दी गई। इस बात तक का ख्याल नहीं कि किस पद पर प्रधानमंत्री मोदी आसीन है, शब्दों की मर्यादा होती है और कैसे उन मर्यादाओं को लांघा गया कांग्रेस के इस मंच से। एक बार फिर से सुनिए। राहुल प्रियंका जिंदाबाद, राहुल प्रियंका जिंदाबाद, भाई जिंदाबाद, भाई जिंदाबाद, भाई जिंदाबाद। बिहार सरकार में मंत्री जीवेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जीवेश जी, देखिए जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, चुनावों से पहले इतना पार्टियां गिर जाएंगी, कांग्रेस का ये मंच है, विश्वास ही नहीं होता है। देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। इस मंच से कांग्रेस के उन्हें गालियां दी जा रही हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी का अब संस्कार यही रह गया है। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र में संवाद के जरिए अपने को स्थापित नहीं करना चाहती है। लोकतंत्र में कांग्रेस पार्टी और उनके कार्यकर्ता गाली गलौज से ही लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं। भारत की महान जनता, बिहार की महान जनता, जाले की महान जनता इस बात को देख रही है कि अगर ऐसे लोग सत्ता में आ जाएंगे गलती से भी, तो इस देश का क्या होगा, इस देश के लोकतंत्र का क्या होगा। कि देश के सबसे बड़े पद, लोकतांत्रिक पद, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, वो सबके प्रधानमंत्री। ठीक है, चुनाव दलीय आधार पर लड़ा जाता है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद अगर कोई प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित कर रहा है तो वो भारत का प्रधानमंत्री है। और अपने भारत देश के प्रधानमंत्री के बारे में या चुने हुए प्रतिनिधि के बारे में एक प्रतिनिधि होने की जज्बा लेकर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और वो इस तरह की बात करता है, तो बड़ा शर्मिंदगी होती है कि कांग्रेस पार्टी अब और कितने गिरेगी, आखिर गिरकर कहां जाना चाहती है। ये तो स्पष्ट राहुल गांधी जी को करना पड़ेगा। और जिन वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी और उनकी पार्टी के तमाम लोग, ये एक संदेश उन वोटरों को भी है कि किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है देश के प्रधानमंत्री के लिए। शुक्रिया जीवेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नीतीश चंद्रा मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नीतीश, ये तो बातें रिकॉर्ड हो गई, लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है कि इस तरह से कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से या उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया हो। इसी अगर रैली की बात कर लें, वोट अधिकार यात्रा की बात कर लें, बहुत से ऐसे मौके आए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी हमने राहुल गांधी को देखा कि कैसे तू तड़ाक करके प्रधानमंत्री के लिए बात कर रहे हैं। पद की गरिमा तक का ख्याल नहीं है उन्हें, और सबसे पुरानी पार्टी का प्रतिनिधित्व करने की बात कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, आप कह सकते हैं कि मर्यादा की सारी सीमाएं टूट गई हैं
और ये तब हुआ जब राहुल गांधी दरभंगा शहर से मुजफ्फरपुर की तरफ बढ़ रहे थे और करीब 15 किलोमीटर का सफ़र उन्होंने तय किया। तो रास्ते में एक जगह अतरबेला पड़ता है, वहाँ पर मोहम्मद नौशाद की तरफ से तैयारी की गई थी, जो AICC मेंबर हैं, और उनकी तरफ से ये तैयारी की गई थी। मंच सजाया गया था, लोगों को जुटाया गया था और वहाँ पर मंच से माइक पर सार्वजनिक रूप से जिस तरह से गालियां दी जा रही हैं, बिल्कुल हैरान करने वाला है। प्रधानमंत्री को लेकर इस तरह की भाषा, इस तरह की गालियों का इस्तेमाल और वो भी माइक पर इस तरह से खुलेआम करना बिल्कुल चौंकाने वाली बात है। और जाहिर है जब ये वीडियो सामने आया है उसके बाद अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जाहिर है कांग्रेस पार्टी को भी इसका जवाब देना होगा कि आखिर उनकी पार्टी में इस तरह के लोग कैसे हैं और मंच पर वो आदमी कैसे पहुंच गया। यदि वो सामने भीड़ में कोई कुछ कह रहा था तो बात समझ में आती, लेकिन मंच से इस तरह की बात माइक पर कही जा रही है तो जाहिर है ये अपने आप में हैरान करने वाला है। और ये जो व्यक्ति है मोहम्मद नौशाद, ये दरभंगा के जाले विधानसभा क्षेत्र से टिकट का दावेदार है और अमूमन ये दिल्ली में रहते हैं, लेकिन सीतामढ़ी और दरभंगा इनका आना जाना रहता है। और अभी वो जाहिर है उसके बाद से वो सामने नहीं आ रहे हैं, मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन जानकारी मिली है कि वो चूँकि चुनाव लड़ना चाहते हैं और ऐसे में इस इलाके में वो एक्टिव हैं और वहाँ से जो दूसरे उम्मीदवार हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उनके साथ उनकी मारपीट भी हुई है 3 दिन पहले। एक दूसरे प्रतिद्वंदी उम्मीदवार के साथ उनका झगड़ा हुआ, उसमें उसका सिर भी फूट गया। तो अब जो बातें सामने आ रही हैं मोहम्मद नौशाद के बारे में, जाहिर है अब उनको अपना पक्ष रखना होगा, सफाई देनी होगी कि आखिर ये कैसे हुआ और कौन लोग थे जिन्होंने ये एक तरह से गलती की, दुस्साहस किया है। तो जाहिर है अब देखना है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से पक्ष तो रखना होगा और जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है उन शब्दों के खिलाफ एक्शन भी होगा। बहुत शुक्रिया नीतीश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए। राहुल गांधी की बात की जाए तो लगातार बिहार की यात्रा पर हैं। वोट अधिकार यात्रा इस वक्त उनकी चल रही है और आज मिथिलांचल ये पहुंच चुकी है। आज राहुल गांधी की यात्रा का 12वां दिन है। राहुल गांधी ने सीतामढ़ी में मां जानकी देवी मंदिर के साथ अपनी यात्रा की शुरुआत की। यहाँ पर पूजा अर्चना वो करते नजर आए। इस दौरान उनके साथ तेजस्वी भी थे। लेकिन बड़ी खबर यह है कि अब इस यात्रा का समापन 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में रैली के साथ नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि गांधी मैदान 31 अगस्त तक उपलब्ध नहीं है, इसलिए यहां पर रैली को मंजूरी नहीं मिली है। अब यात्रा का समापन 1 सितंबर को पटना में रोड में ही होगा। राहुल और तेजस्वी लगातार गांधी मैदान स्थित गांधी मूर्ति से पटना हाईकोर्ट में अंबेडकर प्रतिमा तक पदयात्रा करेंगे। यात्रा के समापन का ऐलान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव करेंगे। तो लंबी राहुल और तेजस्वी यादव की ये यात्रा है जिसका समापन 1 तारीख को होगा, लेकिन गांधी मैदान में नहीं। राहुल गांधी की यात्रा मुजफ्फरपुर से चलकर मिथिलांचल पहुंच चुकी है। राहुल ने आज सीतामढ़ी में मोतिहारी तक यात्रा की है और इसी मार्ग पर आगे बढ़ भी रहे हैं। मोतिहारी में यात्रा की शुरुआत करने से पहले राहुल पुनौरा धाम पहुंचे, मां जानकी का आशीर्वाद लिया, मंदिर में पूजा अर्चना की, जिसकी तस्वीरें गर्भगृह से आप देख रहे हैं। राहुल गांधी के साथ इस दौरान तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। मां जानकी का आशीर्वाद लेने के बाद राहुल गांधी ने आज अपनी यात्रा की शुरुआत की है। राहुल गांधी को एक दिन पहले ही जानकी मंदिर में दर्शन करने थे, लेकिन प्रशासन ने सुरक्षा कारणों की वजह से उन्हें एक दिन पहले दर्शन करने की अनुमति नहीं दी। इसलिए राहुल गांधी ने आज अपनी यात्रा की शुरुआत मां जानकी मंदिर में मत्था टेकने के साथ, पूजा अर्चना करने के साथ की है। राहुल गांधी की ये यात्रा आज मोतिहारी तक जाएगी। तो शुरुआत राहुल गांधी की यात्रा की हो चुकी है। 12वां दिन आज है। राहुल गांधी अभी तक अयोध्या रामलला के दर्शन करने नहीं पहुंचे हैं, ये भी ध्यान देने वाली बात है, लेकिन उन्होंने सीतामढ़ी में मां जानकी मंदिर में जाकर जरूर पूजा अर्चना की। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में मां जानकी के मंदिर को भव्य तरीके से बनाया गया है और इसका निर्माण कार्य अभी जारी भी है। इसी महीने गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इस धाम का शिलान्यास किया था। 67 एकड़ में फैले इस धाम पर कुल 842 करोड़ रुपए खर्च होंगे और अलग अलग चरणों में मां जानकी के इस धाम का जो निर्माण का कार्य है वो किया जाएगा। अब वोट अधिकार यात्रा चूंकि राहुल गांधी निकाल रहे हैं और राहुल ने फिर से इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा, अटैक किया। राहुल ने थोड़ी ही देर पहले सीतामढ़ी में भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने फिर से वोट चोरी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को अपने निशाने पर लिया। कल भी राहुल गांधी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पूरे देश में वोट चोरी की है।
इसे वे आने वाले दिनों में साबित भी करेंगे। राहुल ने कहा कि उन्होंने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बंगलुरु में वोट चोरी के सबूत दिए, लेकिन अब वो कई जगह वोट चोरी की जो बातें लगातार कह रहे हैं उनके सबूत भी पेश करेंगे। लोकसभा में जितने वोट मिले, जितने हमें मिले उतने विधानसभा में मिले। एक वोट कम नहीं था हमारा, मगर जहां भी नए वोटर आए वहां पे बीजेपी को सारे के सारे नए वोटर के वोट मिले और बीजेपी जीती। उसके बाद कर्नाटक में हमने अपनी टीम से कहा एक सीट में चेक करो, एक सीट में महादेवापुरा में एक असेंबली में 1 लाख फर्जी वोटर मिले और उसी असेंबली में जीतकर बीजेपी लोकसभा जीती। बाकी 6 असेंबली में कांग्रेस जीती। एक असेंबली में वोटर डाले गए 1 लाख फर्जी वोटर, वो सारे के सारे बीजेपी को मिले और बीजेपी जीत गई। हमें मालूम है कि ये बिहार में चुनाव चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हमने वोटर अधिकार यात्रा यहां शुरू की है। 60% आपको दिखाएंगे आने वाले समय में कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरी कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जो आपने महादेवापुरा के बारे में देखा, वो हम आपको अगले 6 महीने में एक जगह नहीं अनेक जगह दिखाएंगे कि इन्होंने लोकसभा में, विधानसभा में चोरी का मॉडल बना रखा है। उसको पहले इन्होंने गुजरात मॉडल नाम दिया था। वो अर्थव्यवस्था का मॉडल नहीं था, वो चोरी का मॉडल था, वोट चोरी का मॉडल था। उन्होंने उसको पूरे देश में फैला दिया है। इसलिए हमने ये यात्रा की, वोटर अधिकार यात्रा, और इसने बिहार के हर व्यक्ति को बता दिया है, समझा दिया है कि बिहार में वोट चोरी करने की कोशिश हो रही है। और अब बच्चा बिहार का बच्चा वोट चोरी नहीं होने देगा। बिहार का बच्चा वोट चोरी होने नहीं देगा। किस तरह से गुजरात मॉडल वोट चोरी मॉडल है, राहुल गांधी कहते नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उन्होंने निशाना साधा। इससे पहले राहुल गांधी पीएम मोदी पर हमला करते हुए शिष्टाचार तक भूल गए और तू तड़ाक वाली भाषा का इस्तेमाल करने लगे। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है, अमूमन राहुल गांधी को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री के लिए करते हुए देखा गया है। राहुल ने कहा कि गुजरात हाईटेक मॉडल नहीं है, वोट चोरी का मॉडल है। राहुल ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी वोट चोरी कर चुनाव जीतते हैं। ये उन्होंने कर्नाटक में साबित करके दिखाया। अब कई और जगहें हैं जहां पर इस तरह की वोट चोरी हुई है और इसे वो साबित करेंगे। ट्रंप ने आज कहा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। नरेंद्र मोदी जी 2019 के चुनाव के बाद रिजल्ट आने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं 300 सीटें आएंगी। हिंदुस्तान के सारे पोस्टर कुछ और कह रहे हैं, ओपिनियन पोल कुछ और कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी कहता है 300 सीट आएगी। कितनी आई? 300 आई। क्यों? वोट चोर। गुजरात मॉडल आर्थिक मॉडल नहीं है, गुजरात मॉडल वोट चोरी करने का मॉडल है। और इस मॉडल को ये 2014 में नेशनल लेवल पे लाए। मैं आपको गारंटी देने कह रहा हूं, और अच्छी तरह सुनिए, नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीतता है। नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके, वोट कटवा के, वोट बढ़ा के चुनाव जीतता है।
गुजरात के विकास के मॉडल को राहुल गांधी वोट चोरी का मॉडल बता रहे हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात करें तो उन्होंने भारत पर टैरिफ बम फोड़ा, लेकिन जब वो बम फुस होता दिख रहा है, अब अमेरिका नई बकवास करने लगा है। ट्रंप के एडवाइजर ने रूस यूक्रेन युद्ध को मोदी का युद्ध बता दिया। व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने रूस यूक्रेन जंग को मोदी का युद्ध बताते हुए कहा कि शांति का रास्ता नई दिल्ली से जाता है। नवारो ने दावा किया कि भारत रूस से तेल खरीदता है और रूस उसी पैसे का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ करता है। अमेरिका ने यह भी कहा कि इसकी वजह से अमेरिकी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा रही है। नवारो ने तो यहां तक कह दिया कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद करता है तो तुरंत अमेरिकी टैरिफ में 25% की कटौती हो सकती है। तो ये जो बयान है ये अमेरिका की तरफ से सामने आया है और ये तमाम सवाल खड़े कर रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध में को लेकर जो महासंग्राम छिड़ा हुआ है, अब उसमें अमेरिका ने भारत और मोदी का नाम क्यों घसीटा है ये भी आपको बताते हैं। दरअसल ट्रंप के एडवाइजर हैं नवारो, उनकी तरफ से एक बयान जारी किया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरा मतलब मोदी के युद्ध से है, क्योंकि शांति का रास्ता नई दिल्ली से होकर गुजरता है। उन्होंने ये कहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध हो रहा है उसमें भारत की भूमिका है और इस युद्ध को लेकर और उन्होंने आगे क्या बात कही वो भी आपको बताते हैं। नवारो की तरफ से कहा गया भारत रूस से तेल खरीदता है और रूस उन पैसों का इस्तेमाल युद्ध में करता है जो रूस का यूक्रेन के साथ चल रहा है। इसके अलावा नवारो ने आगे कहा भारत अगर रूस से तेल खरीदना बंद कर देता है तो कल ही 25% टैरिफ अतिरिक्त जो अमेरिका की तरफ से भारत पर लगाया गया है उसमें छूट मिल सकती है। अब ये बयान एक तरह से भारत को धमकाने की कोशिश की जा रही है, अमेरिका की तरफ से एक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जो बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो कच्चा तेल रशिया से भारत खरीदता है उसकी सबसे ज्यादा बिक्री यूएसए में होती है। चाइना भी रशिया से कच्चा तेल खरीदता है। ऐसे में भारत पर जो इल्जाम लगाया जा रहा है अमेरिका का, वो बड़ा ही दोहरा इल्जाम है। साथ ही भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे, लगातार ये बात भी अमेरिका पिछले कई दिनों से कहता नजर आया और भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की और यही तो कारण रहा कि 25% अतिरिक्त टैरिफ भारत पर लगा दिया गया। अब अमेरिका ये कह रहा है कि अगर भारत तेल खरीदना बंद कर देगा तो भारत पर जो अतिरिक्त 25% टैरिफ लगा है उसे एकदम से माफ कर दिया जाएगा। अमेरिका भारत पर इसलिए पेनल्टी लगा रहा है क्योंकि वो रूस से तेल खरीदता है, जबकि भारत ये साफ कर चुका है कि रूस से तेल खरीदने में चीन और यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं वो काफी आगे हैं। लेकिन अमेरिका रूस यूक्रेन जंग के लिए सीधे सीधे भारत को जिम्मेदार ठहरा रहा है। अब ये भी आप जान लीजिए कि रूस से सबसे ज्यादा तेल, कोयला, गैस खरीदने वाले जो टॉप 5 देश हैं वो कौन कौन से हैं। पहले नंबर पर है चीन। सबसे ज्यादा जो कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल है वो चीन खरीदता है। इसके बाद जो यूरोपियन यूनियन के देश हैं वो रशिया से खरीदते हैं और तीसरे नंबर पर है भारत, जिस पर अमेरिका इल्जाम लगा रहा है कि सबसे ज्यादा भारत खरीदता है। ऐसा नहीं है, तीसरे नंबर पर भारत है। इसके अलावा तुर्की भी रशिया से तेल खरीदता है, गैस खरीदता है, कोयला खरीदता है और 5वें नंबर पर इस लिस्ट में जर्मनी शामिल है। और आपको ये जानना भी बेहद जरूरी होगा कि जो कच्चा तेल भारत रूस से खरीदता है उससे जो पेट्रोल, डीजल या फिर बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं उसे अमेरिका भारत से खरीदता है। तो आप सोचिए कि ये जो आरोप भारत पर लगाए जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से कितने डबल स्टैंडर्ड है और सीधे सीधे इन आरोपों के जरिए भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश भी हो रही है। अब 1 जनवरी 2023 से 18 अगस्त 2025 तक चीन ने रशिया से लगभग 2,68,044 मिलियन यूरो का तेल खरीदा है। इसके अलावा अगर यूरोपियन यूनियन की हम बात करें तो यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं उन्होंने 2,12,942 मिलियन यूरो का तेल, कोयला और रूस से गैस आयात की है। इसके अलावा भारत की बात कर लेते हैं जो तीसरे नंबर पर है, उसने 1,48,381 मिलियन यूरो रशिया से कोयला, तेल और गैस आयात की है। अब ऐसे में जो तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और सीधे सीधे भारत को जिम्मेदारी दी जा रही है, जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, उसकी जो सच्चाई है वो आपके सामने है।